Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's drop it with Newton's third law. Okay, Newton's third law. स्टेटमेंट इसकी सबसे आसान है तमाम क्लास में स्टूडेंट्स को हर रोज याद रहती है। According to Newton's third law, for every force of action on one body, there is an equal and opposite force of reaction on other body. इसके अंदर बहुत सी बात है। Every force of action on one body, there is an equal and opposite force of reaction on other body. तो कुछ बातें ये कह रहे हैं, एक्शन एक बॉडी पर होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा और एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में। द होल फिलॉसफी इसको डायग्रामेटिकली अटेम्प्ट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, ये आपको आउटर स्पेस में आप एक स्टोन को पुश करना चाहते हो, ये वो स्टोन है। आपका जो मास है, मास ऑफ द स्टूडेंट, लेट्स से दैट इज 60 kg and mass of the stone MST that is let's say 200 kg। अब आप इस स्टोन पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप स्पेस में हो, यू आर इन द स्पेस, ठीक है। आप इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हो that is the action, force of action FA, और एज अ रिएक्शन ये स्टोन भी आप पर फोर्स अप्लाई करेगा, represented by FR। These forces of action and reaction, they are equal in magnitude, but in vector form they are opposite in direction. This is a mathematical form for Newton's third law. अब देखो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एक्शन किस बॉडी पर हुआ और रिएक्शन किस बॉडी पर हुआ। एक्शन किस बॉडी पर हो रहा है? स्टोन पर हो रहा है और रिएक्शन स्टूडेंट पर हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने जो फोर्स अप्लाई की है 100 न्यूटन, तो ये एक्शन है। एक्शन किसने बेयर किया है? स्टोन ने। रिएक्शन कितना है? -100 न्यूटन। वो किसने बेयर किया है? स्टूडेंट ने बेयर किया है। तो क्या पता चला, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर हो रही है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर हो रहे हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर हो रहे हैं, therefore action and reaction cannot cancel or balance each other। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इधर आए, ब्रेक दिस कॉपी विद यू। अच्छा, आई विल होल्ड इट फ्रॉम वन एंड होल्ड इट फ्रॉम द अदर एंड। पकड़ो इसको, ठीक है, पुश इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अब यहाँ पे देखो, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया है। रिमेंबर, यहाँ पे एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज थैंक यू, यहाँ पे दो बॉडीज पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक्शन एक बॉडी पे तो रिएक्शन, तो बताओ सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा? नहीं। जब यही दो फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही हो तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल या बैलेंस कर सकती हैं। लेकिन जब ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं, लाइक आई एम वॉकिंग, आई एम पुशिंग द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक्शन हो रहा है ग्राउंड पर, रिएक्शन हो रहा है मेरी फीट पर, पांव पर हो रहा है, तो मैं आगे मूव कर सकता हूँ। अगर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर होते तो फिर मोशन पॉसिबल नहीं होता। समझ आई कि नहीं? तो न्यूटन थर्ड लॉ का यही एसेंस है, यही एप्लीकेशन है। फिर यहाँ से हमें ये बात भी पता चलती है, फोर्सेस अकर इन पेयर, सिमेट्री ऑफ नेचर के बारे में बता रहे हैं कि फोर्सेस सिमेट्रिक हैं, यानी ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। देखो इससे इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसको भी फोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यही न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन आ जाती है।
अब एक्शन रिएक्शन पेयर को अक्सर स्टूडेंट्स यूं एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक बॉल लिया, टेनिस बॉल, उसको वॉल पे थ्रो किया तो ये एक्शन है, और वो वापस मुड़ के आया तो ये रिएक्शन है। तो फिर वो कहते हैं कि न्यूटन लॉ फेल हो जाएगा अगर हम मड बॉल ले लें। मड बॉल जो है कीचड़ का बना हुआ है, उसको थ्रो करोगे वॉल पे तो जाके चिपक जाएगा, तो वापस नहीं आया, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं, रिएक्शन doesn't occur in a way you expected. रिएक्शन यहाँ पे हुआ है किस सूरत में कि वो चिपक गया और उसकी शेप चेंज हो गई है। तो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिएक्शन है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे साउंड और हीट पैदा हुई, ये रिएक्शन हुआ। मैंने बोर्ड को हिट किया, ये एक्शन है। अब बोर्ड भी हाथ निकाले और मुझे हिट करे, इस तरह रिएक्शन नहीं होगा। साउंड पैदा हुआ, यहाँ पे रेडनेस आएगी, पेन होगा, तो ये रिएक्शन है ना। अगर आपको यकीन नहीं आए, इधर हिट करके देखें, जितना आप माशाल्लाह जोर से हिट करेंगे उतना सेंसेशन ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ आई कि नहीं आई? सो रिएक्शन में, रिएक्शन जब भी होगा तो ये टेनिस बॉल वाला किस्सा आपके दिमाग में ना आया हो हमेशा। हाँ, गिव मी दिस टेनिस बॉल, यस गिव इट टू मी। ये एक्शन रिएक्शन पे है, तो मैं उसको अगर थ्रो करता हूँ लाइक दिस और ये मेरे पास वापस आता है, इससे बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, वो एक्शन था, और ये टकरा के वापस आया, बॉल ने भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की थी, दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व टू बॉडीज, ये दो बॉडीज। लेकिन अगर आप सिरिंज ले लो, इंजेक्शन, उसको वॉल में थ्रो करो, को एक्शन तो हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं, या तो वो अंदर जाके स्टिक हो जाएगी वॉल में, या नीडल टूट जाएगी, बेंड हो जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगी शेप में, दैट इज योर रिएक्शन। समझ आ गई कि नहीं आ रही? यस, ओके, होल्ड इट फॉर मी, मैं इसके ऊपर और एग्जांपल दूंगा। जी जी, नो नो, डोंट थ्रो दिस हार्ड बॉल। ओके, हार्ड बॉल लेके आना जरूर चैप्टर नंबर 6 में, वहां पे फिर मैं आप लोगों को रिवर्स स्विंग सिखाऊंगा। एक तो वो क्रिकेट में लगे होते हैं ना, हर वो कहते अपने एंकर की उससे बॉल को शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन नोटिस करो बॉल की एक साइड को शाइनी बनाते हैं, दूसरी रफ रह जाती है। तो एक तरीका बॉल को स्विंग करने का शाइनी और रफ साइड पे होता है, और दूसरा फिंगर्स का इस्तेमाल है। ये फिंगर्स, अगर आपने फिंगर्स दो, गिव मी दैट बॉल, वो जरा भिजवाओ बॉल, थ्रो नहीं करना, सेंड दैट टू मी। मुझे भी क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तो इस वजह से जब भी क्रिकेट का कुछ आ जाए ना, ये ऐसा है, लव्ड इट यार, शुक्र है कोई हार्ड बॉल काम का हार्ड बॉल लेके आया। तो इसमें फिंगर से भी स्विंग की जा सकती है लाइक दिस। कौन सी फिंगर पुश देगी किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा क्रॉस सीम पकड़ के, थोड़ा सा क्रॉस सीम पकड़ के, और फिर कौन सी फिंगर फाइनल पुश दे रही है, उसके मुताबिक भी आपके पास स्विंग हो सकती है। तो कुछ सीम पोजीशन को यूज करने से बॉल को स्विंग करते हैं, और फिर फाइनली टेस्ट मैचेस में अक्सर बॉल बहुत पुराना हुआ होता है तो एक साइड शाइनी, वो बस इसी को शाइन करते रहते हैं, लगे रहते हैं। ये तो असल में ये देखो, ये साइड अब शाइनी है, नजर आती है। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये मैंने छेड़ दिया और मेरे बड़े हाथ में बड़े अच्छे बाद ये हार्ड बॉल आया, नो प्रॉब्लम, वी आर क्रिकेट लवर्स सो वी कैन अफोर्ड दिस, एटलीस्ट ड्राई क्लीन करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो ये देखो ना, इफ यू कैन सी इट, तो ये साइड अब शाइनी नहीं है और ये साइड शाइनी। और वो जो क्रिकेट में लगा होता है ना, बैट्समैन खड़ा खड़ा, नहीं एक मिनट रुको, स्क्रीन एडजस्ट करवाता है, ब्लैक स्क्रीन, यस, वो क्यों एडजस्ट करवाता है? क्योंकि पीछे अगर ब्लैक स्क्रीन होगी ना तो शाइनी साइड नजर आएगी। तो उसके पास जो चांस होता है वो यही होता है, होल्ड दिस फॉर मी, उसके पास ये चांस होता है कि बॉलर जब बॉल करवा रहा है ना, तो जब वो बॉल को यूं लाए, ये गैप बहुत कम है, ये यूं लाए, अब यहाँ पे उसने देखना होता है कि शाइनी साइड कहाँ पे, और बॉलर को देखो वो ये यूं अपने हाथ के पीछे, बॉल अपने हाथ के पीछे छुपा के ला रहा हो कि बैट्समैन को पता ही ना चले कि शाइनी साइड किधर है। तो वो यूं जब लाता है बॉल को या इस पोजीशन पे लाता है, तो बैट्समैन के पास ये चांसेस हैं कि वो चेक करे, अगर शाइनी साइड इस तरफ है तो बॉल इधर निकलेगा, आउट स्विंग, और अगर शाइनी साइड इधर आई हुई है, खतरनाक कंडीशन है, इन स्विंग आ रही है, तो इस शाइन से अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी बॉल डिप करके कहाँ जाए। और ये चीज वर्क भी करती है ज्यादातर बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए, जो 140 के प्लस पे जा रहे हैं, ये बड़े खतरनाक बॉलर होते हैं, वो फिर इस पोजीशन का, इस शाइनी साइड का और सीम पोजीशंस का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर, शुएब अख्तर यूज किया करते थे, मोहम्मद शमी,
वसीम अकरम वकारी एक्सट्रीमली डेंजरस। हमने अक्सर, अगर आप मैचेस देखें, मोहम्मद आसिफ ये इससे बड़ा बॉलर मेरे ख्याल में क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक नहीं, इमरान खान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ इज द किंग ऑफ स्विंग बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग में जिस बंदे को स्विंग आती है, the person who can talk, literally talk with the ball is मोहम्मद आसिफ। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर रहा है। इसकी एक बॉल है, इसने वीवीएस लक्ष्मण को आउट किया था, बॉल ऑफ द सेंचुरी। मोहम्मद आसिफ की एक बॉल को जो कि आउटसाइड द लाइन ऑफ द ऑफ स्टंप गिरी और बहुत दूर से अंदर आके उसने विकेट को हिट किया। दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। तो इस जैसा बॉलर, बहरहाल अब मुझे उसका मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन दैट टाइप ऑफ बॉलर बहुत गिफ्टेड। यस, अच्छा चलिए लेट्स कम बैक। हम थर्ड लॉ की स्टडी कर रहे हैं। थर्ड लॉ पे देखो, अच्छा आप लोग एक कंबाइंड क्वेश्चन देखो, इधर देखो। आपने गाइस, आपने इस स्टोन को पुश किया, स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्सेलरेट होगा, न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करेगा। स्टोन ने आप पे फोर्स अप्लाई, आप इस डायरेक्शन में जाओगे, एक्सेलरेट होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द स्टूडेंट। इस स्टूडेंट में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी? रिमेंबर ये सेटअप सारा स्पेस में, इस स्टूडेंट में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यू सिंपली अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, F अपॉन m। तो बताइए ना क्या लिखूं? स्टूडेंट में जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है, दैट इज फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन, और मास कितना है? 60 kg, और z आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि गलत होगा। यस, यू नेग्लेक्टेड दैट माइनस साइन। ये एक्सेलरेशन जो है ये माइनस साइन के बगैर अधूरी है। -100 न्यूटन, क्योंकि देखो 100 न्यूटन तो स्टोन ने एक्सपीरियंस की है। रिएक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यस, सो 100 न्यूटन इंक्लूड करते ही आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये बात भी खत्म हो गई। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ के बाद आपके पास जो टाइप्स हैं फोर्सेस की, वो डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो किसी को पता है टाइप्स ऑफ फोर्स? पैरेलल और एंटी-पैरेलल, और रियल फोर्स और अनरियल फोर्स, परपेंडिकुलर और पैरेलल, जीरो फोर्स हो। देखो इधर फोर्सेस की आपके पास दो टाइप्स हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट। एक होती है आपके पास बैलेंस्ड फोर्सेस, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है? बैलेंस्ड फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन, या ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट ना कर सके, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। न्यूटन सेकंड लॉ, द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं पैदा कर सकती। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो मोशन में नहीं आएगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो रेस्ट में नहीं आएगा। यानी ये स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को तब्दील नहीं कर सकती। और जो फोर्सेस स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को तब्दील कर पाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब इस अनबैलेंस्ड फोर्स में दोबारा फिर कैटेगरीज चली जाती हैं। ठीक है? और वो कैटेगरीज, वो वेरियस कैटेगरीज जो है आपके पास, उसमें कांटेक्ट फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट फोर्स आते हैं। ठीक है? उस कैटेगरी में फिर आपके पास पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स भी आती है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स भी आती है।
टाइम डिपेंडेंट फोर्स वी आर यूजिंग। फिर इसी में आपके पास कंजर्वेटिव भी आती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आती है। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स हैं आपके पास अनबैलेंस्ड में। कांटेक्ट फोर्स में एक स्पेशल कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में स्पेशल कैटेगरी है कॉन्सिक्वेंशियल फोर्सेस की। तो ये वेरियस आपके पास टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स। जैसे मैं शुरू करता हूँ, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्लियर हुआ? जो एक्सेलरेशन ना पैदा कर सके, जो पैदा कर सके अनबैलेंस्ड। अब कांटेक्ट में आ गए वो फोर्सेस जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक्ट करेंगे, उनको हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जो फिजिकल कांटेक्ट के बगैर एक्ट करे उसे हम नॉन कांटेक्ट। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, सीक्वेंस फॉलो, इस सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। पहले पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम डिपेंडेंट पे बेस करते हैं। इनमें से फिर ये दोनों और ये दोनों डिस्कस करना बहुत आसान होता है। सो माय फर्स्ट टारगेट इज पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। क्या होती है? What is a position dependent force? ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम पोजीशन डिपेंडेंट कहते हैं। आप मिसाल लें इसकी। नो, F is equal to kx। स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स में क्यों रिमेंबर हुक्स लॉ ओबे करती है। तो अगर ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ओ, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट पर कौन से पॉइंट पर फोर्स ज्यादा है, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर? पॉइंट बी पर। हाँ, तो ये देखो ना, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है कि यस सर, x पर फोर्स कम है और x प्राइम पर फोर्स ज्यादा है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ चेंज होता चला जा रहा है, पोजीशन डिपेंडेंट है। अच्छा, नहीं, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स होती, फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्लूड करता। आप लोग स्प्रिंग फोर्स सुनते ही नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव है। अच्छा, फिर F is equal to, ये भी बहुत फेमस है, m1 m2 upon r²। इससे तो मुझे बड़ी अच्छी बात याद आती है, आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अगर अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान फासला बढ़ जाए तो फोर्स कम। लाइक बताओ, मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्राउंड फोर्स से ज्यादा होगी या फर्स्ट फ्लोर पे? ग्राउंड, क्योंकि मैं अर्थ के सेंटर की वहां पे ज्यादा करीब, ये डिस्टेंस कम है। तो जितना मेरा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज्यादा होगा, फोर्स कम होती जाएगी। समझ आई बात? तो ऐसी फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। अच्छा, फर्ज करो कि इनमें एक मास ऑफ अर्थ है, एक मास ऑफ अर्थ है और एक इस ऑब्जेक्ट का मास है। तो मास ऑफ अर्थ m है और आपका मास है m, फर्ज करो, और आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो मुझे बताओ, अर्थ इस मास के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है या ये मास अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगाता है? ये अर्थ, ऑब्वियसली अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ उस मास पे ज्यादा फोर्स लगाएगी। समझ आएगी नहीं आएगी? यस सर। आप लोगों ने थर्ड लॉ पढ़ा, फिर भी ये बात की है, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। न्यूटन थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। नहीं, ग्रेविटेशनल लॉ में आपने ये बात कभी भी नहीं कही कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फोर्स ज्यादा होगी। ये फोर्स म्यूचुअल है। यहाँ पे मैं भी अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, अर्थ भी मुझ पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो जो फोर्स अर्थ मुझ पर एक्सर्ट कर रही है या मैं अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा हूँ, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो हम दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आएगी नहीं है? अब मेरा मास फर्ज करो 1 है और अर्थ का मास 1000 है, तो 1000 मल्टीप्लाई विद 1000 या 1000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 1000। मेरा मास 2 है और अर्थ का मास 2000 है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 2000 हो या 2000 मल्टीप्लाई विद 2 हो, दोनों से रिजल्ट समझ आएगी नहीं है? इसलिए छोटा मास हो या बड़ा मास हो, दे एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। यही तो सिमेट्री है, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। ये सिर्फ इसके लिए कि नहीं, बाकी बॉडीज के लिए? तमाम बॉडीज के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, प्रोटॉन पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
वो दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब वहाँ पे मासेस इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे चार्ज, अब दोनों का चार्ज तो सेम है। अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इनर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है। तो अब ये 6 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इन 6 प्रोटॉन्स को। यस, अगेन यहाँ पर जो फोर्स है, कूलम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट चलो इधर ये ऑब्जेक्शन आपने 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा एतराज हुआ है कि अर्थ हम पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, हम अर्थ पे कम, और दिल में सब मुझे पता है इसी बात को मानते हैं। मेरे सामने सारे कहते हैं हाँ जी सर, दैट आई नो क्लियरली। छोड़ो, इस बात को नहीं डिस्कस करते। इधर जरा आओ, थोड़ी देर के लिए वापस इधर आओ। इसका मास कितना है? 60। इसका कितना है? 200। इससे इस पे कितनी फोर्स लगाई है? 100। और इससे इधर भी नहीं एतराज किया कि बड़े मास से ज्यादा फोर्स लगाई। यस सर। ग्रेविटेशनल लॉ आ गया। यहाँ पे आपने क्यों नहीं एतराज किया कि इसकी फोर्स इसके ऊपर ज्यादा होगी? ये स्पेस में समझाओ जरा। इधर देखो, मेरा मास ज्यादा और इसका मास कम है। तो अब जब मैं इसको पुश करता हूँ तो जितनी फोर्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगा उतनी फोर्स यस सर वापस मुझ पर भी आएगी। समझ आई कि नहीं? प्लीज, फिर आप डिस्प्लेस अभी भी अगर आपको यकीन नहीं है, एक मिनट मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी दे देता हूँ। एक मिनट तक एक्टिविटी होती है। नहीं पहले मेरी बात। इधर देखो, वॉल का मास बहुत ज्यादा, मेरा मास बहुत कम, ठीक है? वॉल का मास ज्यादा है, मेरा मास कम। है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब मैं इससे आगे टकराऊंगा तो मैं इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा या ये मुझ पे ज्यादा फोर्स? इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। आप जब इसको हिट करते हैं इन अ सेंस लाइक दिस, ये तो जितनी फोर्स मैंने अप्लाई की उतनी इसने भी अप्लाई की। देखो, मैंने कम फोर्स अप्लाई की, इसने भी कम फोर्स अप्लाई की, मेरा हाथ नहीं दुखा, ठीक है? अब मैं उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा। अच्छा, तो मेरा हाथ भी दुख रहा है, उसमें भी ज्यादा फोर्स लगी तो रिएक्शन भी ज्यादा आया कि नहीं? इससे भी ज्यादा फोर्स कोई अप्लाई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हॉस्पिटल भी करीब ही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ के फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट, ठीक है? अब तसल्ली हो गई है? मेरा हाथ दुखा के तसल्ली हो गई। अच्छा, so F is equal to K Q1 Q2 upon R square। ये मैंने वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जांपल देने के लिए उसमें मैंने मेंशन किया। तो यहाँ पर भी जो फोर्स है, ये देखो पोजीशन डिपेंडेंट है कि नहीं? पहली शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है या दूसरी? पहली शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है या दूसरी शेल? पहली शेल। और मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? सबसे लास्ट में है। तो पोजीशन डिपेंडेंट हो गई कि नहीं? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आपकी शेल में, क्योंकि वो बहुत दूर है तो इसलिए उसके ऊपर फोर्स कम है। प्लस दरमियान में कुछ शील्डिंग इफेक्ट वगैरह भी डाल देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट पड़ेंगे? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये होगी पोजीशन डिपेंडेंट। अब एंजॉय करते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट को। जो सवाल कौन सा सवाल पूछ लो? वो सर ये जो ऑफ न्यूटन पर ये इस की तरफ की अर्थ क्यों नहीं जाती? हर किसी तरफ नहीं जाता। उसका इफेक्ट कम होता है। देखो, आप चाह रहे हो कि मैं जंप मारूं तो पूरी अर्थ अपने साथ उठा के ऊपर ले जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैप हूं, अर्थ मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं ट्रैप है। समझ आई कि नहीं आई? जब एक फर्ज करो इधर एक स्टील बार पड़ा हुआ है और इधर एक मैग्नेट है, तो ये स्टील बार, इसका मास कम है ना? सी इन दिस डायग्राम। इसका सवाल बड़े मजे का, कहता है सर अर्थ ही मुझे अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, मैं जंप मारूं तो मेरे साथ अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है? अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूं। इधर देखो, ये एक
हमारे पास फर्स्ट करो बार मैग्नेट ले लेते हैं यू शेप में, बार मैग्नेट ले लेते हैं। बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इधर एक छोटी सी स्टील पड़ी हुई, ठीक है। इसकी फील्ड इसको भी मैग्नेटाइज करेगी, तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा, अपोजिट मैग्नेट बनेगा। इधर इसका साउथ पोल अपेयर हुआ इधर, तो ये भागती हुई इसके पास आएगी, Yes, sir. क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। Yes. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इधर एक हैवी मेटालिक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर एक हैवी मेटालिक ऑब्जेक्ट पड़ा है, काफी हैवी है, ठीक है, और इससे इसको मैग्नेटाइज किया, तो ये इसके पास रहेगा। समझ आई कि नहीं आई? इसके पास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, तो फिर वो अपनी हालत को इजीली तब्दील करेगा। Yes, sir. इनर्शिया डिपेंडेंट हो गया है, फोर्सेस तो सेम है, लेकिन इनर्शिया फर्स्ट लॉ तो नहीं बुलाना ना। तो अर्थ की वजह से इस वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। देखो हमजा हारून का सवाल है ना, हारून कहता सर अर्थ सन के गिर्द इसलिए रिवॉल्व कर रही है क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है। द आंसर इज यस। मैसिव बॉडीज हैं, उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी मूवमेंट मुश्किल होती है, लेकिन जो उनकी फील्ड में आए ये उनको ट्रैप कर लेगा। तो अब अर्थ इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। फोर्सेस दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन सन का इनर्शिया ज्यादा, उसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग, तो वो अर्थ को मजबूर करता है अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करने। फिर थोड़ा हायर लेवल पे आप जाके पढ़ते हो कि एक्चुअली ये दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। आई डोंट वांटेड टू गो ओवर देयर, बट ये होता है, ये अर्थ है छोटी मोटी सी सन के मुकाबले में, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सन के बहुत करीब है, तो ये दोनों इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यूं दोनों मोशन में होते हैं। एनीवेज लेट्स गेट बैक। मैंने एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांधा और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू किया। जितनी फोर्स मैं स्टोन पर एक्सर्ट कर रहा हूं उतनी फोर्स स्टोन भी मेरी फिंगर पे एक्सर्ट करेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्टोन मुझे अपने गिर्द घुमाना शुरू करे। समझ आए? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द। अगर पत्थर पड़ा हुआ है फिर हम घूमेंगे। हाँ, अगर पत्थर पड़ा हुआ तो फिर आप उसको घुमा ही नहीं सकोगे। ये मत सोचो कि वो फिर आपको घुमाएगा, फिर आप उसको नहीं घुमा सकोगे। पहले तो उठा के दिखाओ ना उसको। इसकी मैं कभी कभी एग्जांपल देता होता हूँ ना, वो हम फायर करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है। व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, है ना, तो रिकॉइल आता है ना, रिकॉइल तो जो बड़ी बंदूक होती है वो आम बंदा नहीं चला सकता, कमांडोज के पास ही होती है। अब आप बंदूक लेके यूं खड़े हो गए, आपने निशाना लगाया, हम मारते हैं इसको। कार्टून की तरह। हाँ बिल्कुल, कार्टून की तरह मिसाइल आगे जाएगा और आप पीछे जा रहे हो, आप जाते रहेंगे पीछे गाड़ी की तरह। तो मिनी बंदूक तो वो नहीं चलाएंगे आप। इवन जो मशीन गन्स होती है ना, अक्सर उनका अपना स्टैंड होता है, उनको आम बंदा नहीं चला सकता, वो स्टैंड पे पड़ी होती है ताकि सारा रिएक्शन ग्राउंड एब्जॉर्ब करे। वरना उसको चलाते चलाते कमांडो भी तो थक जाएगा अल्टीमेटली। वो चला रहा है तो कंटिन्यूअसली ही इज वेयरिंग दोस रिएक्शंस। चलो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की तरफ आते हैं। आप वॉक कर रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगी, जॉगिंग कर रहे हो तो भी नहीं महसूस होती, अनलेस एंटिल के बहुत तेज हवा चल रही है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो एयर रेजिस्टेंस महसूस होती है। ऐसी फोर्सेस भी हैं जो वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं। दिस फोर्स इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू k theta rv। इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 में सिंपल पेंडुलम डायमेंशनल एनालिसिस से मैंने डिराइव किया था, ये आपके हवाले किया था। ड्रैग फोर्स फिर आप लोगों ने खुद कर लिया था। सो ड्रैग फोर्स इफ यू लुक एट इट, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। यस सर। तो ऐसी फोर्सेस जो जिनका मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ चेंज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। इसमें अनदर सच फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज QB। सेकंड ईयर में फिर आप इसका ज्यादा एनालिसिस कर पाओगे। इतना सिर्फ देख लो कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पर और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। टाइम डिपेंडेंट, ऑल टाइम फेवरेट, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम डिपेंडेंट फोर्स। अब मजा आएगा, दो हार्ड बॉल की तरह।
Yes, give it to me. ये hard ball है, really hard और extremely dangerous. उसको कैच करने के लिए प्रॉपर टेक्निक की जरूरत है. Look at it. साइलेंस मेंटेन करनी है ताकि यू कैन हियर द स्प्लैश. आप नीचे लगा. साउंड सुनाई दिया. अब ये साउंड क्यों सुनाई दिया? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मेरा हाथ स्टेशनरी था, तो मैंने इसकी इंपैक्ट फोर्स को बर्दाश्त किया. लेकिन इधर देखो, Yes, sir. अगर ये बहुत दूर से आ रहा है तो मैं उसको कैच करने के लिए देखो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करूं. इधर हाथ नीचे. Yes, sir. इसमें हाथ साथ लेके आए. Yes, sir. Look at it. Yes, sir. समझ आई? Yes. ये हम क्यों करते हैं? हर सेकंड में बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है जब वो नीचे आ रहा है. Yes. और अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं यूं एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं तो फोर्स बहुत ज्यादा होगी और वो बाहर गिर जाएगा. Yes. It will drop out of that cup that I have made to catch it. अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं इसको यूं कैच करके रेस्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मैं टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहा हूँ, तो फोर्स कम हो जाएगा. ऐसी फोर्सेस को हम टाइम डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं. टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड टाइम ऑफ कांटेक्ट के साथ चेंज हो रहा है. मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है तो उनका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है. ठीक है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, और टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा. इधर देखो, अब ये हार्ड सरफेस है, मैं उसको हिट करूंगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, साउंड पैदा हुआ. Yes, sir. मेरा हाथ दुखा, Yes, sir. वो तो मुझे पता है ना. लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्म होता तो साउंड भी कम होता और मेरा हाथ भी ना दुखता. क्यों? टाइम ज्यादा. क्योंकि Time, फॉर्म yeah. कंप्रेस हो जाता है, Yes. जिसकी वजह से टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हुआ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हुआ. अब जरा सुनो ना स्टोरी. ये जो रेसलिंग होती रहती है सारा झूठ है. उधर देखिए बाउंसी ग्राउंड होता है. जब एक रेसलर दूसरे रेसलर को उठा के फेंकता है नीचे तो बाउंस करता है कि नहीं? Yes, sir. अगर बाउंसी ग्राउंड ना होता, ऐसे ये मार्बल का फ्लोर, तो पहली दफा गिरने के बाद इंशाल्लाह वो आलम बरज़ख में उसकी आंख खुल गई, क़यामत के दिन हड्डियां टूट जाती हैं. Yes, sir. तो अच्छा, कुश्ती जो लड़ते हैं नरम मिट्टी में लड़ते हैं, मिट्टी में लड़ते हैं. कबड्डी जो खेलते हैं मिट्टी में खेलते हैं. क्यों? गिरने का खतरा है. सॉफ्ट ग्राउंड होगा तो फिर नहीं लगेगी. बॉक्सिंग के लिए ग्लव इस्तेमाल करते हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को. अब ये जो मार रहे हैं इधर देखो, these nukes they are extremely pointed and ये किसी को लगे the time of contact is really small. यहाँ पे भी जा बोन से सारी लगेगा कि नहीं? Yes, sir. लगेगी. तो वो यहाँ पे भी पहन लेते हैं, हेलमेट से पहन लेते हैं, और यहाँ पे भी ग्लव्स पहने लेते हैं. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट. मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट को अगर ऑब्जर्व करो तो हेलमेट्स के अंदर फोम लगा होता है. तो अगर फोम ना लगा होता तो जितनी जोर से हेलमेट जमीन को हिट करता उतनी जोर से सर भी हेलमेट को हिट करता. तो फोम क्या करता है? इंपैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है. फिर एक्सीडेंट हो तो गाड़ियों के अंदर एयर बैग होते हैं. अच्छा, अब एयर बैग नहीं है तो ये चेस्ट या ये हेड नेकेड स्टीयरिंग के साथ जाके टकराए. Yes, sir. इंजरी के चांसेस, इंजरी है ही है, चांसेस की क्या बात है. लेकिन अगर दरमियान में एयर बैग ओपन हो जाए तो एयर बैग ओपन होने की वजह से वो बंदा एयर बैग के अगेंस्ट प्रेस करेगा, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऐसी तमाम फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस कहते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस दीस टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस. ये इक्वेशन देखी हुई है. Force is the rate of change of linear momentum. The original statement of Newton's second law. अभी derive भी कर दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है. नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें, अच्छा इसमें भी देख लो रिलेशनशिप. टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स, और अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स कम. अच्छा, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम हो तो फोर्स ज्यादा लगती है. दिस विल हेल्प यू इन प्लेइंग गुड क्रिकेट. बैटिंग के दौरान अगर आपने यूं तेजी से अपने बैट को स्वैप किए और उधर से फास्ट बॉलर भी आ रहा है तो कमाल होगा. टाइम कम होगा और टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा बहुत तो ज्यादा. फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी तो बॉल बहुत दूर तक जाएगी. तो फास्ट बॉलर्स को सिर्फ टाइम करना होता है और द बॉल वैनिशेस इनटू द स्टैंड. लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको बहुत फोर्स अप्लाई करनी होगी. Yes, sir. तो नेक्स्ट को देखते हैं.
नेक्स्ट टारगेट हमारा कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। हाँ बताइए कांटेक्ट फोर्स कौन सी है? Which force is a contact force? A force which requires physical contact. Yes, a force which requires physical contact to act. ऐसी फोर्सेस जिनको एक्ट करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मसल फोर्स, बायोलॉजिकल फोर्स या मशीन्स की फोर्स। समझ आई नहीं है? कांटेक्ट फोर्स में अगर आप देखें तो कांटेक्ट फोर्स में फर्दर दो ही ब्रांचेस ओपन हो सकती हैं। या तो फोर्स आप मसल के थ्रू अप्लाई करोगे, बायोलॉजिकल फोर्स भी कहते हैं, यस सर। मस्कुलर और बायोलॉजिकल फोर्स, बायो फोर्स जो आप खुद अप्लाई करेंगे एनिमल्स यस सर। या आप, और दूसरी मशीन। मैकेनिकल फोर्स जो कौन अप्लाई करेंगे? मशीन। मशीन्स के थ्रू आप अप्लाई करोगे, जैसे पुली वगैरह होगी लोड लिफ्टिंग के लिए। तो इन फोर्सेस के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। मैं इसे पुश करना चाहता हूँ, इससे पुश करना चाहता हूँ ना, ये मैं ये बोर्ड लिफ्ट करना चाहता हूँ, यस फिजिकल कांटेक्ट के बगैर तो नहीं कर सकते। यस सर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप इसमें ले सकते हैं, नॉर्मल फोर्स ले सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। मैं ग्राउंड फ्रिक्शन उसी वक्त फील करूंगा जब मैं ग्राउंड के साथ एक कांटेक्ट आऊंगा। यस। नॉर्मल रिएक्शन मुझे उसी वक्त मिलेगा जब कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे। टेंशन इन द स्ट्रिंग उसी वक्त पैदा होगी जब फिजिकल कांटेक्ट होगा, मैं स्ट्रिंग को पुल करूंगा। तो दीज आर द वेरियस फोर्सेस व्हिच एक्ट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टेंस फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। अगर शॉर्ट नेम बताना है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल डिस्टेंस फोर्स या फिर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ये जरा शायर है, ये बस कहती है दूर दूर से ही है। लाइक ये देखो सारे, ये दोनों क्या अर्थ और सन के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नो सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट केस इज अ नॉन कांटेक्ट। क्या इलेक्ट्रॉन जो शेल में है और न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स मौजूद है वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं। तो फील्ड फोर्सेस जितनी भी है, मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये इस मैग्नेट ने इस नील को अट्रैक्ट कर लिया तो क्या हुआ? कोई फील्ड फोर्स है ना, कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं। तो these forces do not require physical contact. These forces do not require physical contact. ऐसी फोर्सेस जिनको एक्ट करने के लिए किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। समझ आ गई? ओके। और फिर द लास्ट वन इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा तो मैं कोई वर्क डन करूंगा? यस। फोर्स अप्लाई की होगी मैंने। यस। तो क्या वो एनर्जी जो मैंने इसको स्ट्रेच करने के लिए इस्तेमाल की थी वो जाया हो गई? वो यहाँ पे स्टोर हो गई। यस सर। तो ऐसी फोर्सेस जिनके खिलाफ किया गया वर्क डन बॉडी में स्टोर हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। स्टोर हो गया, कंजर्व किया उसने, जाया नहीं किया। लेकिन मुझे देखो सर, मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वॉक करके यहाँ पे जाऊं तो क्या मैं खुद बहुत पीछे जाऊंगा? नो सर। नहीं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क डन कंज्यूम हो गया, यस सर। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कंज्यूम हो गया। तो ऐसी फोर्सेस जिनके खिलाफ किया गया वर्क डन बॉडी में स्टोर हो जाए उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। लेकिन जिन फोर्सेस के खिलाफ किया गया वर्क डन कंज्यूम हो जाए उन्हें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी फोर्स हुई? नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि देखो इधर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क डन कर रहा हूं तो ये बॉडी में कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब शॉर्टकट बताता हूं, वो फोर्सेस जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाए
उनको हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। और जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ना हो, नॉन कंजर्वेटिव। दैट इज द होल पॉइंट। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इन फोर्सेस के खिलाफ किया गया वर्क डन स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और इनकी एक जबरदस्त निशानी क्या है? आपको कभी कोई फोर्स दे देना कि बताओ इनमें से कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है। मिसाल के तौर पर इधर देखो, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाओ, आपको कहेगा कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है। तो आप याद रखना, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस सारी कंजर्वेटिव। इधर देखो इलास्टिक फोर्स, यस सर, ग्रेविटेशनल और, यस सर, लेकिन ये देखो ड्रैग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। सो दीज आर बेसिकली पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव में देखो, यहाँ पे जो वर्ड डन किया वो कहाँ गया? वो कंज्यूम हो गया। वो कंज्यूम हो गया इन ओवरकमिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंज्यूम हो गया, इट इज कंज्यूम। अच्छा, तो शॉर्टकट में यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन सी फोर्स? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस कौन सी होंगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। क्लियर हुआ? कांटेक्ट फोर्स वो भी इसमें आता है। नहीं, देखो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की बात नहीं है, ये पोजीशन और वेलोसिटी डिपेंडेंट की बात है। क्योंकि अब ये देखो, पोजीशन डिपेंडेंट में ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है। ये कांटेक्ट फोर्स है और ये दोनों नॉन कांटेक्ट है। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग इन कांटेक्ट और नॉट, इट्स अबाउट बीइंग अ पोजीशन डिपेंडेंट और अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर टुडे। Conservative or not